नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग माइंड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में। भारत में हिंदू विवाह से जुड़े ऐसे कई नियम और प्रावधान हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों को सही जानकारी नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट की महत्वपूर्ण धाराओं और नियमों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह छात्र हो, आम नागरिक हो, हमारे व्यूवर्स हो, कानून में रुचि रखने वाला हो, इसे आसान भाषा में समझ सके। तो अगर आपको यह आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि हिंदू विवाह के लिए क्या क्या शर्तें होती है, पति पत्नी के क्या क्या अधिकार होते हैं, किन किन परिस्थितियों में तलाक हो सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी रुचिपूर्ण रहेगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये फैमिली लॉ है, देखिए जो लॉ होता है, लॉ में जो मोस्टली मेनली दो प्रकार का है होता है। एक होता है पर्सनल लॉ, एक होता है सेकुलर लॉ। तो जो पर्सनल लॉ होता है वो किसी एक विशेष पर व्यक्ति पर लागू होता है, और जो सेकुलर लॉ होता है वो सब पे लागू होता है। वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति हिंदू है, ये व्यक्ति मुस्लिम है, ये कोई दूसरे रिलीजन का है। तो इस टाइप का, अगर कोई हिंदू है, अगर हिंदू शादी कर रहा है, तो हिंदू में अगर डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, तमाम इत्यादि चीज़ें, तो उस पर हिंदू लॉ ही अप्लाई होगा। उस पर दूसरा अदर लॉ, मुस्लिम लॉ हो गया या क्रिश्चियन लॉ हो गया, ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं होता, उस पर उसी का जो लॉ है वो अप्लाई होता है। तो जो जो हिंदू लॉ है, ये जो रिलेट करता है, ये रिलेट करता है मैरिज से, शादी से, डाइवोर्स यानी कि तलाक से, तीसरा मेंटेनेंस से, भरण पोषण से, चौथा एडॉप्शन से, और पांचवा सक्सेशन से, और इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये डील करता है। तो जैसे हम ये जानते हैं कि कोई भी लॉ जो आता है, लॉ ऐसे नहीं बनता, इसके पीछे इसके कारण होते हैं, सोर्सेज होते हैं। तो वैसे ही जो हिंदू लॉ है, इसमें भी इसके भी सोर्सेज हैं कि ये कहाँ से आया, इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो हम शादी में जाने से पहले या तलाक में जाने से पहले बात कर लेते हैं इस लॉ के कि ये लॉ आया क्या कहाँ से और ये किस पे अप्लाई होता है। तो जो हिंदू लॉ का जो सोर्स है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया एंशियंट सोर्सेज, एक हो गया दूसरा मॉडर्न सोर्सेज। अगर हम, एक है प्राचीन, एक है आधुनिक। अगर हम प्राचीन स्रोतों के बारे में बात करें तो ये है श्रुतिस, यानी कि जो जो सुनी है, ऋषि मुनियों ने जो जो सुनी है और उन्होंने उसे वेदों में लिखी है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे में। दूसरा है स्मृति। अभी हम प्राचीन स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदू लॉ के प्राचीन स्रोत क्या क्या है? पहला हो गया स्मृति, दूसरा हो गया श्रुति, तीसरा है कस्टम्स। कस्टम्स मतलब वो प्रथाएं, वो लॉज जो आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। कोई एक पार्टिकुलर ट्राइब हो गया, कोई एक पार्टिकुलर कम्युनिटी हो गया, बहुत लंबे समय से चले आ रही है उसी नियम के साथ, वो जो उसी कस्टम के साथ, और यही कस्टम बाद में जाके लॉ बन जाता है। और चौथा हो गया कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट। अगर जब ये कमेंट्रीज का इंटरप्रिटेशन किया गया तो इसमें से दो स्कूल सामने निकल के आए, दो, एक हो गया दया भागा, एक हो गया मिताक्षरा। तो ये तो हो गया आपका प्राचीन सोर्स। अब है आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत क्या क्या है हिंदू लॉ के? एक हो गया लेजिस्लेशन, हो गया जो ये लॉज वॉज बने हैं। दूसरा हो गया जुडिशियल प्रेसिडेंट। अगर किसी चीज़ पे अभी तक कानून नहीं बना है तो उसमें जो है जुडिशरी है वो लॉ बना देती है, तो उसी को बोलते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट। तीसरा हो गया इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, तो हमने अभी तक ये देख दिया कि जो ये हिंदू फैमिली लॉ है, फैमिली लॉ किस किस चीज़ से डील करता है। ये जो और उसमें हिंदू लॉ हो गया, हिंदू लॉ के स्रोत क्या क्या है। आपने ये भी अभी तक समझा कि हिंदू लॉ के मुख्यतः दो सोर्सेज हैं। एक हो गया एंशंट, दूसरा हो गया मॉडर्न। एंशंट में श्रुति, स्मृति, कस्टम्स, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट आ गए, और दूसरी ओर वही जो मॉडर्न है, मॉडर्न में आपने कह दिया जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन और जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। अब हम बात करते हैं इस लॉ की जिसका नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हम इस पर चर्चा करते हैं। इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में टोटल 30 सेक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेक्शन 1 क्या कहता है। सेक्शन 1 कह रहा है कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या क्या है, कि जो ये एक्ट है, इस एक्ट का नाम बोला जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नाम से इसको जाना जाएगा। दूसरा इसका सब सेक्शन है, वो ये बोलता है कि ये इसका जो एक्सटेंशन है, ये कहा था कि ये है होल ऑफ इंडिया, और वहाँ तक भी है। और ये लॉ उस पर भी अप्लाई होगा, वह व्यक्ति जो जो डोमिसाइल तो जिसका यहाँ का है,
इंडियन टेरिटरीज का है, लेकिन भले ही बाहर रह के जाके क्यों ना रह रहा हो, यानी कि उदाहरण के तौर पे अगर बाहर जाके आदमी ने शादी कर ली अमेरिका में जाके, अगर वो वापस यहाँ आता है तो उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, जो सेक्शन इसका 2 है वो बताता है कि ये अप्लाई किस किस पे होगा। पहला है कि वो पर्सन जो धर्म से हिंदू होगा उस पर हिंदू लॉ अप्लाई होगा, चाहे वो फॉलोअर किसी का भी हो, ब्रह्म समाज का हो, प्रार्थना समाज का हो, आर्य समाज का हो, उस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। नंबर 2, वह व्यक्ति जो बुद्ध है, जैन है, सिख है, उस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। तीसरा, वह व्यक्ति जो किसी वह व्यक्ति जो नहीं है, वह व्यक्ति जो किसी भी धर्म का है मगर नहीं है, क्या नहीं है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू, ठीक है ना, धर्म से, तो उस पर भी ये लॉ अप्लाई होगा। अगला है वह व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों हिंदू होंगे, उस बच्चे पे भी, उस व्यक्ति पर भी ये हिंदू लॉ अप्लाई होगा। अगला, चाहे वो चाइल्ड चाहे वो लेजिटिमेट हो, लेजिटिमेट मतलब अपने ब्लड से जो होता है, लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, अगर उसके माता पिता में से कोई एक भी अगर हिंदू होगा तो उस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। ठीक है, अगला है कोई ऐसा व्यक्ति जो कन्वर्ट होकर हिंदू बना है, उस पर भी हिंदू लॉ अप्लाई होगा। दूसरा जो उसका सब क्लॉज है सेक्शन 2 का, वो ये बताता है कि ये उन ST शेड्यूल ट्राइब पे अप्लाई नहीं होगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के अंदर आते हैं, ठीक है ना, उन पे लागू नहीं होगा। तो किस किस पे लागू होगा, वह व्यक्ति जो हिंदू है धर्म से, वह व्यक्ति जो चाहे फॉलोअर्स है किसके, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, उन पे हिंदू लॉ लागू होगा। तीसरा, हिंदू लॉ किस पे लागू होगा, वह जो बुद्ध है, जैन है, सिख है, उन पे लागू होगा। यह और किस पे लागू होगा, वह जो नहीं है मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू रिलीजन से, उन पे लागू होगा। और जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं उस पर भी ये लॉ लागू होगा, या जिसके दोनों में से कोई एक है हिंदू उस पर भी लागू होगा, या जो कन्वर्ट जिसका जो कन्वर्ट होकर हिंदू बना है उस पर भी ये लॉ लागू होगा। अब जो सेक्शन 3 है वो हमें बताता है इस एक्ट का डेफिनेशंस क्या क्या है। हम मेन जो डेफिनेशंस है इसकी देखते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन जो इसने बताई है वो बताइए कस्टम और यूसेज की, कि कस्टम और यूसेज किसको बोलते हैं। देखिए, जो लंबे समय से कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली चली आ रही है ना, बिना बदले चली आ रही है, और जो जिस पे हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, जिस पे हम कुछ नियम फॉलो करते हैं हिंदुओं के द्वारा, हिंदू की कोई ट्राइब होगी, कोई कम्युनिटी होगी, या कोई फैमिली का ग्रुप होगी, कोई ग्रुप ऑफ फैमिली होगी, तो लंबे समय से फॉलो करती आ रही है, उसको बोलते हैं कस्टम्स एंड यूसेज। अगला है फुल ब्लड किसको बोला जाता है, हाफ ब्लड किसको बोला जाता है, और यूट्राइन ब्लड किसको बोला जाता है। जिसके मदर और फादर सेम है वो हो गया क्या, फुल ब्लड। और दूसरा हाफ ब्लड कौन है, जिसके फादर तो सेम है मगर मदर अलग अलग है, तो वहाँ पर को क्या आ जाएगा, हाफ ब्लड। और यूट्राइन ब्लड क्या आ जाएगा, जिसमें मदर तो सेम है लेकिन फादर अलग है। ठीक है ना, मदर अलग अलग हो सकती है बच्चों की, और लेकिन फादर सेम रहेंगे, तो ये है, वो हो गया फादर सेम में क्या हो गया, हाफ ब्लड, मदर सेम में क्या हो गया, यूट्राइन ब्लड। और अगला है सफिंडर रिलेशन किसको बोलते हैं, फादर की साइड से 5 पीढ़ी, मदर की साइड से 3 पीढ़ी, इनकी ये जो पीढ़ियाँ हैं, ये जो जनरेशन है, इनके बीच में किसी भी प्रकार की शादी नहीं हो सकती। जो 5 पीढ़ी और 3 पीढ़ी है, फादर की ओर से 5, मदर की ओर से 3, ये है जो इसमें फॉल होता है, उसे कहते हैं सफिंडर रिलेशन। ठीक है, अगला है डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, कि जिसमें जो प्रोहिबिटेड है, जिसमें निषेध है, शादी उसमें हो ही नहीं सकती। किस किस में, जैसे मदर्स, फादर फादर, जो प्रोहिबिटेड डिग्री में जो डाउनफॉल आएगा, जिनका जो सेक्शन 3 सब क्लॉज जी के अंदर जितने भी डिग्री जो भी रिलेशन आए हैं वो सारे के सारे प्रोहिबिटेड डिग्री में आए हैं। ठीक है, और अगला जो है इसमें हमें ये जो सेक्शन है, ये जो इस एक्ट का सेक्शन 29 हमें सेविंग्स भी देता है, हमें बचाता है किन से, उन 1955 का एक्ट है। 1955 से पहले अगर किसी व्यक्ति की 2 शादियाँ, 3 शादियाँ, 10 शादी भी होगी तो उसको ये बचाएगा, उस पर ये सेविंग उसको सेव करेगा, उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा 1955 से पहले। दूसरा, कस्टम अगर कोई चला आ रहा है, कहीं की प्रथा चली आ रही है ना, जैसे आप जैसे ब्रदर्स की वाइफ से आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई कस्टम चला आ रहा है, कस्टम्स कहीं का चला आ रहा है कि आप कर सकते हैं, तो वहाँ फिर हो जाती है, तो वहाँ पर को लॉ फेल होता है। अगला है स्पेशल मैरिज एक्ट,
1954 का, उसको ये सेव करेगा, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो उन पे ये सेविंग करेगा। अगला है, अब हम बात करते हैं मेन जो सेक्शन 5 है, जो हमें बताता है कि कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज। अगर कोई वैध विवाह करना है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। देखिए, जो कंडीशन होनी चाहिए ये हमें सेक्शन 5 बताता है कि क्या क्या होनी चाहिए। सेक्शन 5, ठीक है। सेक्शन 5 पहले बोलता है कि मोनोगेमी होनी चाहिए, एक सबसे पहली कंडीशन। दूसरी, साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए। तीसरा, एज से रिलेटेड हमें जानकारी देगा। चौथा, प्रोहिबिटेड डिग्री। और पांचवा, सपिंडा। अगर हम सबसे पहली बात करेंगे कि नाइदर पार्टी हैज़ अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर कोई व्यक्ति किसी से शादी करना चाहता है तो उसका जो स्पाउस होगा, जो उसने शादी कर रखी है, वो उस समय जीवित नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। को बाइगेमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने ऐसा करा तो धारा 11 के अंदर आपका विवाह शून्य हो जाएगा, तो वो शादी नहीं होगी। उसे कुछ भी बोलिए, आप शादी मत बोलिए, लेकिन ठीक है ना। और इसकी पनिशमेंट भी मिलेगी आपको। पनिशमेंट है सेक्शन 17 में, जैसे जो आईपीसी में गवर्न होती है 494 में भी होगी कि दो शादियां हुई, पहले से बीवी है, दूसरी शादी कर रहा है करके, ठीक है ना। तो जब आप जो तो जब कोई भी पार्टी शादी करती है तो उसका स्पाउस जो है लिविंग उस टाइम पे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो है बाइगेमी मैरिज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, साउंड माइंड। व्यक्ति साउंड माइंड का होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अगर आपने झूठ झूठ बोल के बोल दिया कि नहीं नहीं ये तो ठीक है, मगर वो तो अगर अपने सेंस में ही नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है, अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है, तो वहाँ पर भी शादी क्या हो जाएगी, आपकी शून्य हो जाएगी। तो अगर पहली कंडीशन है कि कोई स्पाउस नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। दूसरा ये है कि वह साउंड माइंड होना चाहिए। अगर साउंड माइंड हुआ तो उसके बाद धारा 12 में ये वॉइडेबल मैरिज हो जाएगी। क्या वो शून्य होगी? नहीं, वो वॉइडेबल होगी एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। अगर एक पार्टी चाहे तो उसे कहती है ना मुझे छोड़ना है, मुझे नहीं करनी, तो वो हट जाएगी। उसने कहा चलो ठीक है, तो वो चल जाएगा। तीसरा है एज। मेल के लिए 21 साल, फीमेल के लिए 18 साल। लेकिन अगर 18 साल है और 21 साल है, अगर नीचे एज में शादी कर देंगे तो क्या वो शादी नहीं हुई? वो शादी होगी। अ, अगर जैसे वो शादी वॉइड शादी मैरिज नहीं होती है। अगर जो है 18 साल पूरे होने के बाद मैरिज जो है 15 साल से ऊपर को हो गया और अभी एज है 18 साल से नीचे, तो ये वॉइडेबल मैरिज रहेगी। और एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी वो बाद में बता सकती है कि अब मुझे शादी जायज़ है या नहीं है। चौथा है प्रोहिबिटेड डिग्री। शादी प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं डाउनफॉल होनी चाहिए, जो जैसे कि मैंने बताया 5 पीढ़ी फादर की ओर से, 3 पीढ़ी मदर की ओर से। और पांचवा है वो शादी जो है सपिंडर रिलेशन में भी फॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला हम जो बात करते हैं वॉइड मैरिज क्या होती है। देखो, वॉइड मैरिज जो शून्य होती है वो एक होती है कि जो वॉइड मैरिज जो शादी ही नहीं होगी, वो कब कब नहीं होगी? जब बाइगेमी, जब ऑलरेडी एक स्पाउस जिंदा है और आप शादी कर रहे हैं, तो वो शादी नहीं होगी, जीरो। दूसरा, प्रोहिबिटेड डिग्री में करी गई शादी जीरो होती है। तीसरा, सपिंडा में, जो सपिंडर रिलेशनशिप में है, जो सपिंडर रिलेशन में शादी अगर होती है तो वो भी जीरो होती है, शून्य होती है। वॉइड एब इनिशियो शुरू से ही जीरो होती है। ये है सेक्शन 11 में बताता है कि वॉइड मैरिज क्या होती है। अब धारा 12 है, ये हमें बताती है कि वॉइडेबल मैरिज क्या क्या होती है। वॉइडेबल मैरिज वो होती है जिसमें ऑप्शन होता है सामने वाली पार्टी के पास कि क्या वो इस शादी को कंटिन्यू रखना चाहती है या कंटिन्यू रखना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। वॉइडेबल मैरिज कब कब हो सकती है? जब इम्पोर्टेंसी का केस हो, जब आप सेक्सुअली एक्टिव ना हो, तो वहाँ पर को शादी वॉइडेबल हो सकती है, मतलब सामने वाला चाहे तो आपको छोड़ के जा सकता है, ये है वॉइडेबल। दूसरा है जो कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फियर और फोर्स। अगर आपकी सहमति ली गई, हाँ भाई बंदूक रख के चल आप शादी कर, चल ये ऐसे ऐसे कर करके, तो अगर ऐसे शादी करा दी गई तो ये भी क्या होती है? वॉइडेबल होती है। अगर आपने शादी होने के 1 साल के अंदर केस फाइल कर दिया और ये साबित हो गया कि आपसे जो है कि फ्री कंसेंट नहीं थी, तो वो शादी फिर दोबारा से क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी उसके बाद। तीसरा है स्टार्टिंग से नहीं होगी, है स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होगी, वो वॉइडेबल रहेगी। वॉइड में क्या होता है? वो शादी होती ही नहीं है, उसे कुछ भी बोल लिए आप, लेकिन वो शादी नहीं हुई। दूसरा, वॉइडेबल क्या होता है कि एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक पार्टी की चॉइस होती है उसमें। तीसरा है अनसाउंडनेस, ठीक है ना। अगर मैरिज के टाइम पे कोई व्यक्ति अगर अनसाउंड माइंड का है, तो तब तो वो शादी क्या हो गई?
वॉइडेबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैरिज होने के बाद जो है अनसाउंड होता है तो फिर उसके बाद वो वॉइडेबल नहीं रहेगी, वो तो फिर आपको रहना पड़ेगा। चौथा है आपका, अगर शादी के टाइम पर महिला प्रेग्नेंट हुई तो ये भी वॉइडेबल मैरिज होगी। मतलब अगर आप चाहे और 1 साल के अंदर अगर आप चाहें तो अगर 1 साल के अंदर आपने केस करा तो फिर 1 साल के अंदर अगर मान लिया जाए कि प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन एट द टाइम ऑफ मैरिज, अगर कोई महिला शादी के टाइम पे प्रेग्नेंट हुई है और अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं हुआ है तो वो भी आपकी क्या होगी, वॉइडेबल। 1 साल तक तो वो भी क्या होगी, वॉइडेबल मैरिज आपकी होगी। ठीक है ना। सेक्शन 16 बताता है हमें लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड, कि जो लेजिटिमेसी है कि ये बच्चे की क्या क्या रहेगी। अगर 16(1) बताता है कि बच्चा अगर अगर शादी शून्य है, शादी अगर अगर मान लो बच्चा हुआ है कौन सी मैरिज से, बाईगेमी की मैरिज से, ऑलरेडी बीवी थी दूसरी से बच्चा हो गया, या दूसरा प्रोहिबिटेड डिग्री में हो गया, जहाँ मना करा था यौली कि इससे नहीं कर सकते उससे नहीं कर सकते वहाँ कर लिया और उससे चाइल्ड हो गया। तीसरा है जो अगर सफिंडा रिलेशन है, फादर की ओर से 5 मदर की ओर से 3, उससे उसमें मैरिज करके बच्चा जो हो गया, तो वॉइड मैरिज से अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट जो बच्चा होगा वो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलाया जाएगा। 16 का सब क्लॉज 2, अगर कोई बच्चा वॉइडेबल मैरिज से होता है, जैसे कि ज़बरदस्ती का आप जब आपने वॉइडेबल करी थी क्या, किन किन केसों में, इम्पोर्टेंसी के केस में, या कंसेंट ऑब्टेंड करी थी, सहमति ली थी डरा के धमका के, या अनसाउंडनेस थी जिस टाइम, या क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों में, तो फिर भी बच्चे क्या होगा, बच्चा लेजिटिमेट ही होगा। और 16 सब क्लॉज 3 बोलता है कि अगर वॉइड और वॉइडेबल में होगी, अगर वॉइड और चाहे बच्चा चाइल्ड आपका हो गया वॉइड मैरिज में और वॉइडेबल मैरिज में, तो वो उसके पास प्रॉपर्टी को इनहेरेंट करने का राइट रहेगा। ठीक है। ये तो आपने देख लिया मैरिज के लिए क्या क्या कंडीशन थी। वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, वॉइड मैरिज क्या होती है, अगर बच्चा वॉइड मैरिज से होता है तो वो लेजिटिमेट होगा इलेजिमेट होगा, और वॉइड से भी होता है या वॉइडेबल से होता है, दोनों में क्या क्या रहेगा, और जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंट राइट रहेगा उसके बाद वो भी रहेगा। इतना तक आपने देख लिया है। अब हम देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 बोलता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। कभी कभार क्या होता है, अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो बीवी चली जाती है मायके को, आदमी, और कभी उल्टा भी होता है, आदमी घर से कहीं और को चला जाता है, किसी के वहाँ रहने के लिए चला जाता है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बोलती है, नई कोड बोलती है कि नहीं नहीं, आप जो शादी कर रखी है वो आपने साथ में रहने के लिए कर रखी है। तो सेक्शन 9 हमें बताता है कि ये रेस्टिट्यूशन लगता है कंजुगल राइट्स को, कि वापस कोर्ट बोलेगा कि नहीं वापस आओ यहाँ, हमको मेरा कोर्ट हमेशा ये चाहता है कि आपका घर आपका परिवार हमेशा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, वो कभी किसी के घर को तोड़ना नहीं चाहता है। तो इसीलिए सेक्शन 9 हमें बताता है, अगर कभी कोई ज़बरदस्ती, कोई शाम को मूड खराब हो गया, किसी का कुछ गुस्सा हो गया, एक दूसरे से कोई नाराज़ हो गया, तो वो चले गया यहाँ से वहाँ को, तो फिर क्या क्या अरे फिर नहीं आएंगे क्या, अरे आएंगे, तो कोर्ट कहेगा नहीं आ जाओ, कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों में ऐसा घबराना नहीं है। सेक्शन 9 है। आप एक पार्टी अगर कोई जाती है तो वो अगर रीजनेबल ग्राउंड हुआ, उसके बाद कोई रीजनेबल ग्राउंड हुआ तब तो डाइवोर्स का ग्राउंड फाइल हो सकता है। लेकिन अगर रीजनेबल ग्राउंड से नहीं रहा, छोटी छोटी बातें हुई, तो कोर्ट बोल देगा आ जाओ घर आ जाओ, वापस अपने अपने घर आ जाओ। तो ये हो गया सेक्शन 9 CRC। अगर कोई एक पार्टी सोसाइटी से दूर जाता है, कोई दूर जाती है, विड्रॉ करती है सोसाइटी से, तो विदाउट किसके, रीजनेबल ग्राउंड के, तो उसे वापस घर में लेके आया जाएगा। कभी कभार क्या होता है, जब दो मियाँ हस्बैंड और वाइफ साथ साथ रहते हैं तो इतना साथ रह जाते हैं कि फिर वो आपस में लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। फिर कहता है जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कभी कभार क्या होता है कि सेक्शन 10 बोलता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन कहता है कि आप थोड़ा सा अलग हो जाओ, जरा सा ना, कुछ टाइम के लिए थोड़ा स्पेस दो। फिर 2-3 दिन में हो जाती है, अरे यार मैं तो खाना नहीं बना पा रहा हूँ, तो मुझे तो याद जैसी आ रही है, अब क्या है वो काश वो होती, तो वो जग घर, इसका उद्देश्य जो है जुडिशियल सेपरेशन का, दोनों को अलग अलग करने का, एक यहाँ को मुंह करके बैठ, एक यहाँ को मुंह करके, इसका उद्देश्य ये नहीं है कि इन दोनों को अलग अलग करना है। इसका उद्देश्य ये है कि कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा शांत रहो, उसके बाद हमने आपको वापस से मिला देना है। लेकिन अगर जुडिशियल सेपरेशन हुआ और इनमें से कोई अगर कोई डाइवोर्स का ग्राउंड अगर फॉल होता है, तो फिर ये तो क्या बोलते हैं, फिर भी अगर अगर ये तो हो गया मिलाने, अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई
कोई और कारण है जुडिशियल सेपरेशन का, तो आप सेक्शन 13 में फिर जा सकते हैं। सेक्शन 13 में जो बात होती है, सेक्शन 13 हमें बताता है डाइवोर्स का ग्राउंड, कि डाइवोर्स के ग्राउंड क्या क्या होते हैं। 13 जो दोनों के पास जो ग्राउंड है वो है 9, ठीक है। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल्स को 4 ग्राउंड और एक्स्ट्रा दिए हैं, तो उसके बाद टोटल हो गया महिलाओं के पास 13 ग्राउंड हो गए। तो हम सबसे पहले 13(1) के अंदर देखते हैं कि क्या क्या ग्राउंड होते हैं डाइवोर्स के, जो दोनों के पास होते हैं। पहला हो गया एडल्ट्री, ठीक है ना। एडल्ट्री मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अडल्ट वुमेन इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दिया कि दूसरे का, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं है, लेकिन भाई वो ग्राउंड है डाइवोर्स का, आप उसमें डाइवोर्स फाइल हो सकता है, उसमें उस ग्राउंड पर डाइवोर्स फाइल हो सकता है एडल्ट्री का। एक दूसरा है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी मतलब चाहे क्रूअल्टी, मेंटल क्रूअल्टी भी हो सकती है, फिजिकल क्रूअल्टी भी हो सकती है। शादी करके आ गए, तेरे बाबू ने हमको दिया क्या, तेरा बाप क्या लेके आया, ये जो आप सुना रहे हैं उसे, ये क्रूअल्टी, ये जो मेंटल क्रूअल्टी आप दे रहे हैं, चाहे आप उसे मार रहे हैं, किसी भी प्रकार का वायलेंस कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों क्रूअल्टी की उसमें फॉलो होता है, और क्रूअल्टी भी ग्राउंड है डाइवोर्स का। तीसरा है आपका डिजर्शन। अगर हस्बैंड घर से चले जाता है, 2 साल तक त्याग देता है, तो ये 2 साल से जो घर से गया है, इस ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स फाइल करने का। चौथा है कन्वर्शन। अगर कन्वर्ट हो गया कोई भी, चाहे वो स्पाउस है या चाहे वो कोई भी आइदर ऑफ द स्पाउस है, चाहे कोई भी एक कन्वर्ट हो गया, तो डाइवोर्स का ग्राउंड फिर भी फाइल हो सकता है, आपके पास अधिकार रहेगा डाइवोर्स का। पांचवा है रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड। अगर सन्यासी बन गए, बाबा बन गए, अब मैं जाता हूँ, मेरा इसने खोपड़ी खराब कर दी, मैं साधु वाधु बनता हूँ, तो ये भी आपका क्या है, ग्राउंड का डाइवोर्स बन सकता है। छठा हो गया प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, कि अगर जैसे इतने सालों से नहीं मिला, 7 साल से नहीं दिखा, तो फिर वो प्रिजम्पशन हो जाएगा, अब लाइफ थोड़ा ख़राब करेंगे किसी के चक्कर में, तो ये भी ग्राउंड बन सकता है, ये भी ग्राउंड होता है डाइवोर्स का। अगला है वेनेरल डिजीज़, जो ये फैलने वाली जो डिजीज़ होती है, ये भी एक, अगर किसी स्पाउस को, किसी हस्बैंड या वाइफ में किसी एक को वेनेरल डिजीज़ हो जाए, तो सामने वाले व्यक्ति के पास अधिकार रहेगा कि वो तलाक ले सकता है। आठवां हो गया इंसेनिटी। अगर इंसेनिटी मतलब अनसाउंड माइंड, वो हो गया इंसेनिटी सेंस में, ये पता ही नहीं चल रहा है क्या कर रहा हूँ मैं, ये तो ये भी एक ग्राउंड है। आप इसमें भी ठाते, इसमें ये भी दोनों के पास ग्राउंड रहेगा, कि अगर कोई भी चाहे रहेगा, तो दूसरी पार्टी के पास ये अधिकार रहेगा कि आप डाइवोर्स का दावा इसमें कर सकते हैं। और नौवा हो गया लेप्रोसी। अब खैर 2019 में लेप्रोसी को हटा दिया है कुछ, ये जो लेप्रोसी पहले 2019 से पहले ये भी एक ग्राउंड था, लेकिन 2019 के बाद इसको हटा दिया है। अब ये तो था जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास था 13(1) में, 13(1) में ना। और अब है 13 का जो सब क्लॉज 2 है, वो महिलाओं को दिए गए हैं अधिकार। पहला है प्री एक्ट पॉलीगामी मैरिज। अगर पॉलीगामी मैरिज कर ली है वहाँ, तो उसकी महिला फिर तलाक ले सकती है, वहाँ पर को फिर कुछ नहीं चलेगा, ये पुरुष के पास तो है नहीं, महिला के पास है। दूसरा सोडोगैमी हो गया, जैसे रेप बेस्टिलिटी हो गई। रेप बेस्टिलिटी, आप जबरदस्त रेप बेस्टिलिटी अगर कर रहे हैं, तो उसमें भी महिला के पास ग्राउंड है कि वो आपसे डिवोर्स ले सकती है। तीसरा हो गया नॉन रिजम्पशन कोहिबिशन। अगर आप साथ ही नहीं कोहिबिट मतलब साथ नहीं रह रहे हैं, तो फिर भी महिला के पास, अगर जैसे कोहिबिशन नहीं हुआ है आपके बीच में, किसी प्रकार का अगर रिलेशन फॉर्म नहीं हुआ है, तो फिर भी वुमेन्स के पास अधिकार है कि अब वो आपको छोड़ सकती है। और चौथा हो गया ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। मतलब अगर शादी हो गई है 15 साल से ऊपर और 18 साल से नीचे, तो अगर वो चाहे तो आपको छोड़ सकती है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना वॉडेबल मैरिज में, तो अगर किसी लड़की की शादी 15 साल से ऊपर तो हो गई, लेकिन उसकी आयु अभी 18 साल से नीचे है, तो जैसी तो उसके पास फिर बाद में 18 साल के बाद ये अधिकार रहेगा कि वो उस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगी। ठीक है, ये तो हो गए ग्राउंड्स। आपने टोटल 13 ग्राउंड 13 में 1 और 2 में 9 ग्राउंड्स तो दोनों के पास पड़े। एडल्ट्री, क्रूएल्टी, डिजर्सन त्याग देना, कन्वर्सेशन कन्वर्ट हो जाना, रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड जोगी बन जाना, वेनेरल डिजीज बीमारी वाला, इंसैनिटी पागलपन,
और लेप्रोसी जो रिमूव कर दिया गया ये है। और वोमेंस के पास एक्स्ट्रा क्या क्या है, अगर मैरिज पॉलीगैमी मैरिज करती हो गया, या रेप बेस्टिलिटी हुई है, या कोहिबिशन नहीं हुआ है अगर, और अगर वोमेंस के पास उसकी एज 15 से ऊपर या 18 से नीचे है, तो उसके पास ये अधिकार रहेगा कि वो रहना चाहे वो इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहे तो वो कर सकती है, और अगर नहीं करना चाहे तो उसके बाद छोड़ सकती है। अब हम बात करेंगे 13B का डाइवोर्स क्या होता है। 13B है उसे 1976 में ऐड करा गया। इसको बोला जाता है म्यूचुअल कंसेंट के दौरान भी। कभी कभार ऐसा होता है, स्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ, उन्हें लगता है कि अब रहना संभव नहीं है, या किसी कारणवश कोई भी रीज़न हो, अगर वो दोनों ही म्यूचुअली ही अलग होना चाहें, एक बोलता है इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, एक बोलता है इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, और लंबे समय से चला आ रहा है, और अगर वो चाहते हैं कि अब हम अलग अलग हो जाएं, इसी में दोनों की सुख शांति है, तो 13B के अंदर वो म्यूचुअल डाइवोर्स म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा जॉइंट पिटिशन फाइल कर सकते हैं। और 1 साल तक अगर वो अलग अलग रहे हैं, तो जो अगर जब वो पिटिशन फाइल करेंगे, तो 6 महीने, तो पिटिशन के 6 महीने से लेकर 18 महीने के अंदर उनको सेपरेट कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। सेक्शन 14 हमें बताता है हिंदू मैरिज एक्ट का कि कोई भी शादी अगर होती है, तो 1 साल के अंदर तक आप डाइवोर्स फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 14 हमें ये बताता है कि विदिन 1 ईयर आप डाइवोर्स नहीं फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 15 हमें बताता है अगर डाइवोर्स है, अगर जैसे मान लो जाए कि किसी का डाइवोर्स हुआ है, अगर उसकी अपील हुई है, तो जब डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स में अपील हुई होगी, अगर मान लो किसी केस में अपील, अगर मान लो अगर उसमें अपील का ग्राउंड नहीं होगा, अगर अपील नहीं होगी तो आप दूसरी मैरिज कर सकते हैं। अगर उसमें अपील का ग्राउंड होगा और अगर अपील हुई है, तो जब तक वो अपील एक्सपायर नहीं हो जाती तब तक आप दूसरी मैरिज नहीं कर सकते। और दूसरा, अगर वो अपील का जो निर्णय है, ऑर्डर नहीं आता, तब तक आप मैरिज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 19 हमें बताता है कि जो दावा है, जो ये केस है, फाइल कहाँ कहाँ हो सकता है, जुरिस्डिक्शन जो है, जो पिटीशन की जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ होगी। पहली, वहाँ उस न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, उस जिले की न्यायालय में जिस जिले में शादी हुई है, एक। दूसरा, जहाँ रिस्पोंडेंट है ना, जहाँ रिस्पोंडेंट रह रहा है, वहाँ भी केस फाइल हो सकता है। तीसरा, जहाँ दोनों पार्टियां हस्बैंड और वाइफ लास्ट बार रही थी, वहाँ भी पिटीशन का जुरिस्डिक्शन है, वहाँ भी आप दावा फाइल कर सकते हैं। चौथा जो है, जहाँ वोमेन रह रही है, वहाँ भी आप दावा पेश कर सकते हैं। पांचवा है, अगर पिटिशनर रिसाइड इन केस, अगर पिटिशनर रह रहा है कहाँ, अगर आउटसाइड, अगर कोई आउटसाइड इंडिया है, तो जहाँ पर वो दूसरा वाला रह रहा है वहाँ पर भी आप फाइल कर सकते हैं। तो ये है जुरिस्डिक्शन, कहाँ कहाँ। पहले, जहाँ शादी हुई वाले जिले के न्यायालय में केस हो सकता है, जहाँ वुमेन रह रही है वहाँ भी, जहाँ हस्बैंड रह रहा है वहाँ भी, जहाँ बोथ पार्टियाँ लास्ट बार रही थी वहाँ भी हो सकता है। सेक्शन 20 हमें बताता है कंसेंट एंड वेरिफिकेशन, की आप जो भी आपका कंटेंट और जो भी आप कंटेंट प्रस्तुत करेंगे, आप उसमें वेरिफिकेशन भी देंगे ना। 1 2 3 4 कथन, उपरोक्त दिए गए कथन मेरे सही हैं, तो जो भी आप कंटेंट प्रस्तुत करेंगे उस पर आप वेरिफिकेशन भी देंगे। ठीक है। सेक्शन 21 हमें बताता है कि अगर जो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसमें इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या रहेगी। सेक्शन 21A हमें बताता है कि अगर ट्रांसफ़र होगा, अगर जैसे कोई केस है, अगर ट्रांसफ़र हुआ है किसका, चाहे जुडिशियल सेपरेशन का हो, तू यहाँ को रहे, तू यहाँ को रहे, तो अगर वो चाहे डाइवोर्स का हो, ठीक है ना, तो ट्रांसफ़र हुआ है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, एक ने यहाँ से, दो हस्बैंड है, एक एक्स डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, एक वाई में, एक ने यहाँ से फाइल कर दिया एक्स डिस्ट्रिक्ट में, एक ने वाई में फाइल कर दिया, तो जहाँ पहले फाइल हुआ है अर्लियर में, तो वहाँ वो हियरिंग उसकी हो जाएगी, तो वहाँ से वो मान्य रहेगा। ठीक है। सेक्शन 21B हमें बताता है कि अगर कोई भी ऐसा दावा होगा, डाइवोर्स का केस चलेगा, तो वो डे टू डे तो चलेगा ही, और जब भी पिटीशन प्रस्तुत करी जाएगी उसके 6 महीने के अंदर इसको डिस्पोज करना पड़ेगा, और अगर उसमें अपील होती है तो अपील भी 3 महीने के अंदर डिस्पोज करनी पड़ेगी। ठीक है। 21C हमें ये बताता है कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है, अगर तो सिर्फ इस ग्राउंड पे उसको आप इनएडमिसिबल नहीं कर सकते कि उसमें स्टैम्प भी नहीं है, या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ठीक है, ये हमें बताता है। और सेक्शन 22 हमें बताता है कि ऐसा केस में किसी भी प्रकार से अगर आपने प्रोसीडिंग में आपने ज़बरदस्ती कैमरा लेके रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो उसमें आपको फाइन लगेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप। सेक्शन 23 हमें बताता है कि जो प्रोसीडिंग्स है, इसकी जो डिग्री की प्रोसीडिंग्स क्या क्या होगी। इसमें सेक्शन 24 हमें बताता है कि इंटरिम मेंटेनेंस क्या क्या होगा।
अब जो इंटरिम मेंटेन ऐसा होगा, अगर ए और बी हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो अब ए तो जॉब वाला है, बी तो बी के पास तो जॉब ही नहीं है, तो जब वो तो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा दावा करने के लिए। तो जो इंटरिम मेंटेनेंस होता है, इसी को इंटरिम मेंटेनेंस होता है कि जब तक फैसला ना आ जाए तब तक उसका आना जाना खर्चा भरण पोषण का गुजारा भत्ता तो वो देना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं इंटरिम मेंटेनेंस। इंटरिम मेंटेनेंस दोनों के लिए अप्लाई हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हस्बैंड ही नौकरी वाला हो, वो बेरोजगार भी हो सकता है। और दूसरी ओर जरूरी नहीं कि वाइफ ही नौकरी वाली हो, वाइफ भी हाउस वाइफ या हाउस मेकर या बेरोजगार हो सकती है, अनएम्प्लॉयड हो सकती है। ठीक है। और क्या बोलते हैं, इसमें एप्लीकेशन जब आप देंगे तो 60 दिन के अंदर आप प्रस्तुत करेंगे दावे के। सेक्शन 25 बोलता है कि हमें एलिमनी की बात करता है कि जो है एलिमनी कितनी होती है, चाहे एलिमनी कौन से केस में, सेक्शन 9, अगर दोनों अब अलग, अगर डाइवोर्स की ग्राउंड आया, क्रूअल्टी हो गई, वो दोनों अलग अलग चले गए तब, या जुडिशियल सेपरेशन, जब कोर्ट ने बोला अब ये तो एक दूसरे को, ये तो मारते हैं एक दूसरे को, लड़ाई झगड़ा करते हैं, इन दोनों का रहना साथ नहीं है, अलग अलग करो इन्हें, चाहे वो 9 का हो चाहे वो 10 का हो, तो चाहे 11, 12 और 13 डाइवोर्स के जितने भी ग्राउंड है, अगर उसमें जो धारा 25 है वो हमें बताती है कि पासिंग ऑफ एनी डिग्री में आप एलिमनी दे सकते हैं। एलिमनी आप ग्रॉस आप एक साथ भी दे सकते हैं, या मंथली करके भी दे सकते हैं, या 6 महीने के पीरियड में भी, मतलब आप पीरियोडिकल भी दे सकते हैं, 3 महीने में या 4 महीने में, वो डिसीजन वो आप म्यूचुअल में आप मतलब कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि कब कब आप देंगे। और एक साथ भी दे सकते हैं, एक साथ दो और रफा दफा करो। 25 का 2 बोलता है कि जो आपकी जो आपका ये जो आप दे रहे हैं एलिमनी दे रहे हैं, ये जो आप ये पैसा दे रहे हैं, ये वेरी भी कर सकता है, और इसको आप रिजाइन भी, इसको ख़त्म भी आप कर सकते हैं। वेरी कब कब करेगा, जब परिस्थितियाँ बदलने लग जाएगी। अगर हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स हो गया है, या डाइवोर्स हो गया है और ये इसको मेंटेनेंस दे रहा है, अगर वाइफ ने दूसरी शादी कर ली, तो वहीं से सर्कमस्टांसेस तो चेंज हो गए ना, अब तो परिस्थितियाँ बदल गई है, तो वहाँ से यहाँ तो जो ये वाला है वो मेंटेनेंस नहीं देगा। अब अगर हम बात करेंगे कि सेक्शन 26 की धारा 26 क्या बोलती है, कि बात करती है कि कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन कहाँ तक होगी। अगर 60 देश तक डिसाइडेड नहीं है, तो तब तक वो दोनों के पास ही रहेगी। 60 देश के बाद उन्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि कस्टडी किसके पास जाएगी। तो जो धारा 27 है वो बात करती है कि डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी की डिस्पोजल की जो शादी के समय पर हुई, जो शादी के समय पर होनी चाहिए, और या तो कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी किसके, मतलब डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी का निस्तारण किस प्रकार होगा, वो प्रॉपर्टी जो एट द टाइम ऑफ मैरिज होनी थी, या जिसमें ओनरशिप दोनों की थी। और 28 बात करता है कि अगर अपील की करी जाती है, तो 90 दिनों के अंदर, 90 डेज के अंदर इसका निपटारा होना चाहिए। और सेक्शन 29 हमने सेविंग्स की एक्ट में हिंदू लॉ किस किस से सेव करता है, ये हमने देखा था। और 30 करता है, बात करता है रिपील की, तो 30 तो रिपील हो गया, इसकी ये बात करता है। तो दोस्तों ये जो एक्ट था, हमने इसमें मोटी मोटी चर्चा करी कि हिंदू लॉ क्या है, हिंदू लॉ क्या होता है, हिंदू लॉ किस पे लागू होता है, डाइवोर्स किन किन ग्राउंड पे हो सकता है, मैरिज करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती है, और किन किन स्थितियों में मैरिज शून्य होती है, और या किन किन स्थितियों में मैरिज वॉइडेबल होती है, और अगर महिलाओं के पास कितने एडिशनल ग्राउंड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।